मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के बिजनेस का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और लेसन नंबर 6 जो है वो है साझेदारी संगठन। अर्थात साझेदारी संगठन का मतलब है साझेदारी व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय जो होता है वो जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो व्यवसाय होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें हमने एक पढ़ा था एकल व्यवसाय, जिसमें एक ही व्यक्ति जो है सारे बिजनेस में पैसा लगाता है, वही प्रबंध करता है, वही संचालन करता है। यानी व्यवसाय से संबंधित सारी व्यवस्थाएं भागदौड़ जो करता है वो अकेला करता है, और व्यवसाय में जो भी लाभ या हानि होते हैं वो उसी को प्राप्त होते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्रत्येक जो व्यवसाय होता है उसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। और जब भी कोई नया प्रकार या प्रारूप अस्तित्व में आता है, यानी उजागर होता है, तो उसका कारण यही होता है कि जो पुराने बिजनेस में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए एक नए बिजनेस का प्रकार अस्तित्व में आता है, यानी उसका उदय होता है। इसी प्रकार जब एकल व्यवसाय में आपने देखा उसकी हानियां पड़ी थी कि असीमित दायित्व, यानी अगर व्यवसाय में कोई हानि हो जाए तो सारी हानि एक ही व्यक्ति को उठानी पड़ती थी। उसको देखते हुए जो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यवसाय का उदय हुआ होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो उनमें वो हानि बढ़ जाया करती है। इसी तरह हमने देखा कि अस्थाई अस्तित्व होता है कि एकल व्यवसाय में अकेला व्यक्ति काम करता था, अगर किसी कारण से वो बीमार हो जाए, मर जाए, पागल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बिजनेस को पूरी तरह बंद करना पड़ता था। लेकिन एकल व्यवसाय में जो है अगर पार्टनर्स में से एक आध पार्टनर मर जाता है, बीमार हो जाता है, तो अन्य पार्टनर्स उस बिजनेस को संभाल सकते हैं। ठीक है। तो साझेदारी व्यवसाय होता क्या है, यानी जब दो या दो से अधिक, यानी मिनिमम दो हो गए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी व्यवसाय को मिलकर चलाने के लिए सहमत होते हैं, उसमें मिलकर जो है आवश्यक पूंजी लगाते हैं, उसका प्रबंध और संचालन करते हैं, तथा व्यवसाय में होने वाले समस्त लाभ और हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। अब हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप एक साझेदार के बारे में विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। इन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टनर बना रहे हैं, मान लो आप अकेले हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका कोई पार्टनर बन जाए, आपके बिजनेस में वो हिस्सेदार साझेदार बन जाए, तो वो कहता है कि उसमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। उसकी जांच करने में पूरा समय लगाइए, अर्थात उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में पूरा समय लगाइए। उससे संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे कीजिए कि वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है या बेईमान है, किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति है, ये सारी चीजें सूचनाएं इकट्ठा करिए। तो इस संबंध में कहा है कि एक साझेदार का चुनाव उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक पत्नी का चुनाव किया जाता है। यानी जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी पत्नी का चुनाव करते समय विभिन्न विशेषताओं और गुणों को मिलाता है, मेल करता है, उसी प्रकार एक पार्टनर का चुनाव करते समय भी हमें सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जल्दी में विवाह करने के बाद में पछताना पड़ता है। दोनों ही दशाओं में शांतिपूर्वक विचार और निश्चित जानकारी की जरूरत होती है। इधर क्लियर। अब बात करते हैं कि प्राय देखा जाता है कि जब भी किसी नई व्यवस्था का प्रारंभ होता है, यानी अभी हमने आपको बताया, प्राय देखते हैं कि जब भी कोई नई व्यवस्था आती है, यानी कोई भी नया प्रकार का उदय होता है, तो उसका आधार पुरानी व्यवस्था की या सीमाएं होती हैं। तो नई व्यवस्था जो अस्तित्व में आती है तो उसका मुख्य रीजन होता है कि पुरानी व्यवस्था या पुराने तरीकों में कुछ कमियां हैं। इसी प्रकार एकाकी व्यवसाय की अनेक सीमाएं, एकाकी व्यवसाय में भी आपने अनेक सीमाएं पढ़ी, जैसे पूंजी की कमी, यानी अकेले व्यक्ति को पूंजी लगानी पड़ती थी, अगर विस्तार करना चाहता है तो पूंजी की कमी होती थी।
सीमित प्रबंध क्षमता आदि के कारण साझेदारी व्यवसाय का जन्म हुआ। एकाकी व्यापारी प्रारंभ में अकेला ही व्यवसाय स्थापित करता है, ठीक है। जैसे ही व्यवसाय का विस्तार होने लगता है, वह प्रबंधकीय क्षमता को बढ़ाने के लिए वैतनिक प्रबंधक की नियुक्ति कर लेता है और वित्त प्रबंधक के रूप में ऋण लेकर काम चलाने लगता है। कहता है कि एकाकी व्यवसाय में चौथे चैप्टर में आपने पढ़ा कि जब भी एकाकी व्यापारी कोई बिजनेस चालू करता है तो व्यवसाय का आकार बढ़ने पर वो वेतन पर, सैलरी पर कुछ मैनेजर्स रख लेता है। इसी तरह उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बाहर से उधार ले लेता है। लेकिन जब कोई एकाकी व्यापारी व्यावसायिक उपक्रम एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है, यानी मान लीजिए उसका व्यवसाय बहुत अधिक बढ़ गया और प्रबंधक और ऋण दोनों ही अपर्याप्त होने लगते हैं, और उस स्थिति में वो महसूस करता है कि भाई मैं जो ऋण ले रहा हूं वो भी कम पड़ रहा है, यानी पैसे की कमी पड़ रही है, ऋण से भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही, और जो प्रबंधक हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे। क्योंकि आप ये जानते हैं मालिक का हित एक व्यवसाय में अधिक होता है। मालिक हमेशा लाभ के लिए काम करता है और कर्मचारी हमेशा सैलरी के लिए काम करता है। उसे जो कर्मचारी होता है उसे अपना समय पूरा करना होता है और मालिक को ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रबंधक जो आप सैलरी पर रखेंगे वो एक सैलरी मैन की तरह से कार्य करेगा, पूरी तरह समर्पित होकर कार्य नहीं करता। तो एकाकी व्यापारी को अपने किसी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति को साझेदार के रूप में अपने साथ मिलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एकाकी व्यापारी क्या करता है, कई बार जो उसके कर्मचारी हैं उनको पार्टनर बना लेता है या किसी बाहरी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना लेता है, और इस प्रकार व्यवसाय का जो है, इस प्रकार से व्यवसाय का स्वामित्व एक व्यक्ति तक सीमित ना रहकर व्यक्तियों में, यानी दो या अधिक व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से व्यवसायिक संगठन के दूसरे मुख्य प्रारूप साझेदारी संगठन का जन्म होता है। ये तो सारा थोड़ा इंट्रो था आपके इसमें। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं साझेदारी का अर्थ क्या है। तो यहां से देखिए, साझेदारी का अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के एक ऐसे प्रारूप से, प्रारूप का मतलब यहाँ प्रकार है, साझेदारी का अभिप्राय व्यवसायिक संगठन का मतलब व्यवसाय के संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा का मतलब है उन पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। मान लीजिए मैं अपने या आप अपने किसी कर्मचारी को कहें कि भाई आपको जब मेरा पार्टनर बनना, जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं, अपनी इच्छा से। किसी वैधानिक का मतलब है लीगल का मतलब है कि उनके बीच में जो व्यवसाय हो वो कानूनी हो, व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय में वे सभी पूंजी लगाते हैं, जैसा आपको बताया, सब मिलकर पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं और सभी सामूहिक रूप से मिलकर के प्रबंध, जो भी उनकी योग्यता है प्रबंध करने की, उसका यूज करते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। लाभ हानि को आपस में बांटने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो बराबर बांटते हैं। यहाँ बराबर नहीं कहा, हम कई बार लिख देते हैं बराबर बांटते हैं, बराबर नहीं कहा, बल्कि जो भी उनके बीच में पहले से समझौते में, एग्रीमेंट जो उनके बीच में हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो तय हुआ है उसके अनुसार ही लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए लगाए हों, दूसरा व्यक्ति 5 लाख रुपए लगा रहा हो, और दोनों प्रबंध में, संचालन में भाग ले रहे हैं, तो दोनों बराबर कैसे बांट लेंगे, क्योंकि एक ने 10 लगाए, एक ने 5 लगाए। या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति की बिक्री करने की क्षमता अच्छी हो, दूसरे व्यक्ति की पैसे लगाने की क्षमता अच्छी हो, तो ऐसे में भी हो सकता है वो बराबर ना बांटे, और हो सकता है बराबर भी बांट लें। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि वो बराबर बांटे। ये जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, यानी जो समझौता होता है पार्टनर्स के बीच में, उसके अकॉर्डिंग जो है लाभ हानि को बांटा जाता है। इसके बाद आप एक डेफिनेशन देंगे, और डेफिनेशन आप जो देंगे वो है सेकंड डेफिनेशन देंगे, ये वाली। कौन सी? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। तो देखिए, एक बात यहां से ध्यान रखना कि साझेदारी व्यवसाय पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। कौन सा? 1932 की धारा 4 के अनुसार। ये क्या कहते हैं? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य में बीच में एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है। ठीक है।
जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि उन सब के द्वारा उस व्यवसाय को चलाया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा उस व्यवसाय को चलाया जाए। इसके बाद बात करते हैं कि एक मोटा सा दोबारा से देखिए कि साझेदारी, यहां से देखिए, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा समझौता है जिसके आधार पर वे किसी वैधानिक व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटते हैं। वे सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उन्हें साझेदार कहते हैं। मान लो हम या आप 5 मित्र मिलकर किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है, तो हम साझेदार हैं। और जब हम सामूहिक रूप से मिल जाते हैं तो हम साझेदारी फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से वो कारोबार करते हैं उसे फर्म का नाम कहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए राम एंड सन्स फर्म के नाम से एक बिजनेस स्थापित किया तो वो हमारी साझेदारी फर्म कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं। तो देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से साझेदारी के लक्षणों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो आप सीधे रहिए, वैधानिक लक्षण, यानी कुछ साझेदारी के लक्षण जो है कानूनी लक्षण हैं, कानूनी वैधानिक, जो कि विधान द्वारा कंपलसरी। सबसे पहले एक से अधिक व्यक्ति का होना। तो देखिए, किसी भी साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, ठीक है। यानी पार्टनरशिप तभी हो सकती है जब से कम 2 व्यक्ति हों, क्योंकि अकेला व्यक्ति स्वयं अपना साझेदार नहीं हो सकता। इस विशेषता के आधार पर यदि भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाए, समझाया, अगर साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाए तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप केवल 2 पार्टनर हैं और किसी कारण से एक पार्टनर की भविष्य में जाकर मृत्यु हो जाती है तो एक पार्टनर रह जाएगा। अब एक पार्टनर के रहने पर वो साझेदारी व्यवसाय अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता। साझेदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर्स की संख्या 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि साझेदारों की संख्या 2 से कम या 50 से अधिक हो जाए तो साझेदारी को अवैध घोषित कर दिया जाता है। 2 से कम का आपको बता दिया, अगर पार्टनरशिप 2 से कम मतलब 2 में से एक पार्टनर मर जाए और एक ही रह जाए तो पार्टनरशिप अपने आप कम हो जाएगी, और 50 से ज्यादा हो जाए तो भी पार्टनरशिप अवैध हो जाती है, इल्लीगल हो जाती है। सेकंड है व्यवसाय का होना। कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जाता है यदि वे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हों। यानी 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच कोई भी काम तब साझेदारी कहलाएगा जब उनके बीच में करने के लिए एक व्यवसाय हो, यानी किसी व्यवसाय को करने के लिए वो सहमत हुए हों, और व्यवसाय का वैधानिक होना आवश्यक है। यानी अगर आप चोरी करने, मर्डर करने या कोई इलीगल काम, स्मगलिंग करने आदि कार्य के लिए कोई समझौता कर रहे हैं तो ऐसे समझौते को कभी भी साझेदारी नहीं कहा जाएगा। तीसरा, अनुबंधित निर्णय। अनुबंधित का मतलब है एक समझौता होना चाहिए, ठीक है। साझेदारों के बीच हुए अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है। यानी साझेदारी का जो निर्माण होता है वो अनुबंध या समझौते के आधार पर होता है। अतः साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना जरूरी है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध की क्षमता नहीं होती, क्योंकि साझेदारी में अनुबंध का होना जरूरी है, तो ऐसे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है, वो किसी फर्म के साझेदार नहीं बन सकते। जैसे आप मान लो किसी पागल व्यक्ति को पार्टनर बना लो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिसमें समझौता करने, क्योंकि आप जानते हैं कि साझेदारी की स्थापना समझौते से होती है, और समझौता जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति समझौता करता है उसमें समझौते करने की एबिलिटी होनी चाहिए। पागल, दिवालिया या कोई मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति या 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जिसको हम अवयस्क कहते हैं, माइनर कहते हैं,
उस व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी समझौता साझेदारी नहीं कहला सकता। जैसे अवयस्क, पागल और कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति फर्म में साझेदार के रूप में शामिल नहीं हो सकते। हाँ, धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को साझेदारी में प्रविष्ट कराया जा सकता है। अब आप कहें जी अभी तो आपने ये बताया कि अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता। ये सही बात है कि एक माइनर व्यक्ति यानी लेस देन 18 साल, 18 वर्ष से जो कम एज का व्यक्ति है वो पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ प्रावधान रखे गए हैं, जैसे धारा 30 साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को भी साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन केवल वह लाभों में साझेदार होगा, हानियों में उसे साझेदार नहीं बनाया जा सकता। समझ आए? और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो केवल लाभों में साझेदार बनाए और हानियों में ना बनाए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वो केवल लाभों में हिस्सा लेगा, हानियों में वो हिस्सा नहीं लेगा। इसके बाद है उद्देश्य लाभ कमाना और आपस में बांटना। साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और साझेदारों में परस्पर बांटना है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो साझेदारी में लाभ कमाना होता है और फिर उसको आपस में सदस्यों के बीच बांटना है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, कानूनी रूप से साझेदारी नहीं हो सकती। जैसे आप देख रहे हैं आज के समय में एक भयंकर बीमारी पूरे विश्व में छाई हुई है। बहुत से लोग भोजन वितरण कर रहे हैं। अब वो मिलकर एक समझौते के अनुसार मिलकर आप समझौता कर लेते हैं, आज इस एरिया में भोजन करेंगे, तो वो साझेदारी नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं है। यहाँ समझ लेना जरूरी है कि केवल लाभ में हिस्सा महत्वपूर्ण है, परंतु हानि में हिस्सा होना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये जानना जरूरी है कि लाभ में एक पार्टनर लाभ में हिस्सेदार होना चाहिए, चाहे वो हानि में हो या ना हो। अगर वो हानि में नहीं है तो भी वो साझेदार कहलाए। अतः ऐसे भी साझेदार हो सकते हैं जो केवल लाभ में हिस्से के लिए फर्म में शामिल किए गए हैं। हाँ, जैसे अवैध साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है स्वामी और एजेंट का संबंध। स्वामी और एजेंट के संबंध का अभिप्राय है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किए गए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों के से अन्य समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, एक मालिक है और एक कर्मचारी। तो जैसे एक कर्मचारी, ठीक है, के द्वारा जो भी काम किया जाएगा मालिक उसके काम के लिए जिम्मेवार होगा। उसी प्रकार पार्टनरशिप में भी अगर मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर मान लीजिए कोई गलत काम कर देता है, तो बाकी 3 को भी उसके लिए जो है दंडित किया जा सकता है या उसके लिए जिम्मेवार या उत्तरदायी होंगे। वो 3 इस बात से मना नहीं कर सकते कि भाई ये काम इसने किया है और इसके कारण ये हानि हुई है तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। नहीं, एक के द्वारा किया गया एग्रीमेंट, एक के द्वारा किया गया समझौता, सभी के द्वारा किया गया समझौता माना जाएगा। इसके बाद है इस प्रकार प्रत्येक साझेदार स्वामी और एजेंट यानी मालिक भी है और एजेंट दोनों के रूप में होता है। इसके बाद बात करते हैं साझेदारी के सामान्य लक्षण। ये तो वैधानिक लक्षण थे, अब हम करते हैं सामान्य लक्षण। तो देखिए, साझेदारी के सामान्य लक्षण वे लक्षण जिनका विधान में उल्लेख नहीं है, ये कानून में उल्लेख नहीं होता है, सामान्य लक्षण कहलाते हैं। ये निम्न है। तो सबसे पहले देखिए, असीमित दायित्व। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा है? असीमित होता है। अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त और पृथक दोनों रूप से उत्तरदायी होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, अर्थात अगर किसी कारण से कल को बिजनेस को बहुत बड़ी हानि हो जाए, साझेदारी फर्म को बहुत बड़ी हानि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस हानि को 4 पार्टनरों में बांटा जा सकता है। अगर मान लीजिए 4 पार्टनर में से 3 पार्टनर फाइनेंशियली कमजोर हैं, वो हानि का हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं, तो सारी की सारी हानि यानी पूरी हानि जो है एक व्यक्ति जो कि उन सब में ठीक स्थिति में है उससे भी लिया जा सकता है। अर्थात दूसरी बात, प्रत्येक साझेदार को अपनी
फर्म की संपत्ति के साथ साथ अपनी घरेलू संपत्ति का प्रयोग भी साझेदारी फर्म के हानियों को भुगतान करने के लिए करना पड़ सकता है, इसको कहते हैं। तो देखिए, अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त और पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में अगर साझेदारी फर्म समाप्त हो रहा है और उसमें यदि फर्म की देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक है, देनदारी का मतलब हमने पे ज्यादा करना है, हम पर कर्जा ज्यादा है, तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से या सभी साझेदारों से मिल करके अपना ऋण वसूल करने के उत्तराधिकारी होंगे, अधिकारी होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक अस्तित्व का मतलब है अलग से अस्तित्व नहीं होता, अर्थात साझेदार साझेदारी फर्म से जुड़े होते हैं और साझेदारी फर्म साझेदारों से जुड़ी होती है। यानी साझेदारों की हानि साझेदारी फर्म की हानि होगी और साझेदारी फर्म की हानि साझेदारों की हानि होगी। साझेदारों का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं, साझेदारी से अलग नहीं होता। साझेदारी फर्म का अस्तित्व जो है साझेदारों से अलग नहीं होता। अस्तित्व अलग ना होने का अभिप्राय है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फर्म को हानि होती है तो वो साझेदारों की हानि है, और साझेदारों की हानि है, साझेदारों को हानि होती है तो फर्म की हानि है। साझेदार अगर कोई गलत निर्णय लेते हैं तो वो फर्म का गलत निर्णय कहलाएगा, और फर्म कोई गलत निर्णय लेती है तो साझेदारों का गलत निर्णय कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ण अत्यंत सद्विश्वास। अत्यंत सद्विश्वास का मतलब है साझेदारों के मध्य अत्यंत सद्विश्वास होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय जो है आपसी विश्वास पर आधारित है, यही सद्विश्वास ही उसकी आधारशिला है। इस विश्वासता के अभाव में साझेदारों का साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर मान लो पार्टनर, देखिए पार्टनरशिप जो व्यवसाय होता है विश्वास पर आधारित होता है, पार्टनर्स का एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। एक व्यवसायी, एक पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्ट और जो समझौता करता है, दूसरे व्यक्ति या पार्टनर की उसमें सहमति होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। यहाँ सद्विश्वास का अर्थ है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाले सभी बातों की जानकारी देंगे। यानी सबका ये दायित्व बनता है कि ऐसी कोई भी बात जो फर्म को प्रभावित करेगी वो आपस में एक दूसरे से शेयर करेंगे। यदि आवश्यक हो तो किसी कार्य को करने से पहले अन्य सभी साझेदारों की सलाह करेंगे और अपने द्वारा किए गए समझौतों सौदों का सच्चा विवरण प्रस्तुत करेंगे। अर्थात कोई भी एक दूसरे से किसी बात को छिपाने का कार्य नहीं करेगा। तो साझेदारी व्यवसाय जो होता है वो पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित होता है, यानी एक दूसरे पर साझेदारों के बीच में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। देखिए साझेदारी व्यवसाय की एक विशेषता ये होती है कि कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अर्थात अपने भाग का हस्तांतरण, अपने अंश का हस्तांतरण अन्य साझेदारों की सहमति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति राम किसी कंपनी में पार्टनर है, किसी फर्म में पार्टनर है, और अब राम अपने स्थान पर अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि सभी पार्टनर्स की सहमति इसमें ना हो। अगर यानी यदि कोई पार्टनर अपने स्थान पर किसी दूसरे को पार्टनर बनाना चाहता है तो इसके लिए सभी पार्टनर्स की सहमति का होना अनिवार्य है। इसको कहते हैं साझेदारी में हित का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए जैसा कि स्पष्ट है कि साझेदारी का आधार आपसी विश्वास होता है। कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता, अपने हिस्से को दूसरे को तब तक नहीं दे सकता जब तक कि शेष सभी साझेदार सहमत ना हो। शेष सभी साझेदार नए प्रवेश करने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाने के लिए तभी तैयार होंगे यदि वे उसको अपना विश्वास पात्र समझेंगे, क्योंकि कोई भी नया पार्टनर तभी पार्टनर बन सकता है जब सब साझेदारों का उस पर पूर्ण विश्वास होगा। इसके बाद है साझेदारी के प्रकार। तो देखिए साझेदारी के प्रकारों में साझेदारी के निम्न 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है सामान्य और सीमित साझेदारी। तो देखिए सामान्य साझेदारी में साझेदारियों का दायित्व, सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है
असीमित का मतलब है इनसे हानि का कितना भी बड़ा भाग लिया जा सकता है। दूसरी ओर सीमित साझेदारी में साझेदार दो प्रकार के होते हैं, पहला सामान्य साझेदार और दूसरा विशेष साझेदार। सामान्य साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जबकि विशेष साझेदार होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार सामान्य अर्थात असीमित दायित्व वाला होना जरूरी है। नंबर 2, ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चित काल के लिए तथा कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जाती है। ऐच्छिक में इच्छा से, जबकि विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है तथा उस पूर्ण निश्चित उद्देश्य के पूरा होते ही वह साझेदारी समाप्त हो जाती है। उदाहरण विशेष की बात करते हैं, मान लीजिए 2 ठेकेदार हैं जो कि पुल बनाते हैं, तो उन्होंने पुल बनाने के लिए एक पार्टनरशिप की। जैसे ही पुल का कार्य खत्म होगा वैसे ही उनकी पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाएगी, तो इसको विशेष साझेदारी कहते हैं। ऐच्छिक साझेदारी कितने समय भी चल सकती है, ये दोनों के आपसी तालमेल पर निर्भर करती है। और तीसरा है वैध और अवैध साझेदारी। तो वैध साझेदारी क्या है, तो देखिए, यद्यपि साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं। देखिए, एक बात ध्यान रखना चाहिए, साझेदारी फर्म के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। लेकिन साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियम के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो साझेदारी कारोबार उक्त मतलब जो अधिनियम 1932 के जो प्रावधान है, जो उसमें नियम बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत कार्य करती है, वह साझेदारी जो है वैध साझेदारी कहलाती है। वैध साझेदारी का मतलब है कानूनन रूप से वो लीगल है, ऐसी साझेदारी को वैध साझेदारी। अब कुछ साझेदारी अवैध भी होती है, जिसे गैर कानूनी साझेदारी माना जाता है। तो गैर कानूनी यानी ऐसे व्यवसाय जिनके लिए साझेदारी फर्म की स्थापना नहीं की जा सकती। यदि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी, मान लीजिए चोरी, डकैती, हत्या के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ऐसी साझेदारी गैर कानूनी मानी जाएगी। साझेदारी का व्यवसाय सार्वजनिक नीति के विपरीत हो। अगर कोई ऐसे कार्य के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हैं जो पब्लिक जो कल्याण के विरुद्ध होती है, तो वो भी इलीगल मानी जाती है। सदस्यों की संख्या निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम और अधिकतम सीमा से अधिक हो। अतः सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाए या 50 से ज्यादा हो जाए तो भी साझेदारी इलीगल हो जाती है। और साझेदारी में कोई शत्रु देश का व्यक्ति साझेदार हो। अभी इस स्थिति में मान लीजिए पाकिस्तान से जो है हमारी दुश्मनी चल रही है, ऐसी स्थिति में और सरकार अगर प्रतिबंध लगाती है और कोई व्यक्ति पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को पार्टनर बना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ की गई पार्टनरशिप जो है अवैध मानी जाएगी। अब साझेदारी का मूल्यांकन में जहां भी मूल्यांकन दिया होगा उसमें 2 चीजें हम पढ़ेंगे, पहला लाभ क्या है और दूसरे हानि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं साझेदारी के लाभ और सीमाएं। तो पहला सबसे पूर्व स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो है साझेदारी के लाभ। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि साझेदारी के लाभों में स्थापना में सुगमता। साझेदारी की स्थापना के लिए किसी तरह की गैर कानूनी औपचारिकता पूरा करने की जरूरत नहीं, यानी इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे एकाकी व्यवसाय की तरह ही साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, यानी इसके लिए कोई रजिस्टर्ड कराना कोई जरूरी नहीं है। इसकी स्थापना के लिए खर्च भी अधिक नहीं होते हैं, अतः इसकी स्थापना सरलता से की जाती है। यानी सबसे पहला पॉइंट है सरलता में सुगमता, स्थापना में सुगमता, अर्थात इसकी स्थापना आसानी से कर सकते हैं, कोई भी लीगल और कानूनी फॉर्मेलिटीज और कागजी कार्रवाई इसमें नहीं करनी पड़ती, ठीक है, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, खर्च भी कम होते हैं। नंबर 2, संतुलित निर्णय। साझेदारी संगठन से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी साझेदारों के जो गुणों का सम्मिश्रण होते हैं, अर्थात सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा ही लिए जाते हैं। और जब सब
साझेदारों की सहमति से कोई निर्णय लिया जाता है और सलाह से कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके गलत होने की संभावना कम होती है। अतः साझेदारी में लिए गए निर्णय संतुलित होते हैं, अर्थात ज्यादातर सही होते हैं। तीसरा, अधिक वित्तीय साधन। एकाकी व्यवसाय में पूंजी अकेला व्यक्ति लगाता था, जिससे कई बार पूंजी की कमी आ जाती थी और विकास में जो है बाधा उत्पन्न होती थी। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिलकर व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, जिससे पूंजी अधिक मात्रा में जो है एकत्रित होती है, यानी सभी के द्वारा पूंजी में किया गया सहयोग से एक बड़ी मात्रा में जो धनराशि इकट्ठी हो जाती है, जो कि व्यवसाय के विकास और विस्तार में सहायक होती है। ठीक है। इसके बाद जोखिम का बंटवारा। एकाकी व्यवसाय की एक हानि ये थी कि एकाकी व्यवसाय में समस्त जोखिम जो है व्यवसाय में होने वाला वो एक ही व्यक्ति को उठाना पड़ता था, लेकिन साझेदारी व्यवसाय में जोखिम सभी साझेदारों में बांट दिया जाता है, जिससे किसी एक व्यक्ति पर संपूर्ण जोखिम उठाने का भार नहीं रहता है। ठीक है। इसके बाद है गोपनीयता, लास्ट। कंपनियों की तरह ही देखिए, साझेदारी व्यवसाय में व्यवसाय से जो समस्त संबंधित बातें हैं वो केवल साझेदारों तक ही सीमित होती हैं। ठीक है। उन्हें किसी दूसरे के सामने जो है बताना नहीं पड़ता, प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। इस प्रकार कंपनियों की अपेक्षा इसमें गोपनीयता अधिक रहती है। इसके बाद है इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो देखिए, पहला है साझेदारी की सीमाएं। असीमित दायित्व। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात व्यवसाय में होने वाली हानि की स्थिति में प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो व्यवसाय की हानियों को चुकाने का उत्तरदायी होता है। ठीक है। यानी साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त और प्रत्येक दोनों रूप से उत्तरदायी है। जैसा मैंने बताया, अगर 4 पार्टनर में से 3 गरीब हैं और 1 सक्षम है, तो हो सकता है तीनों के हिस्से की हानि भी उस अकेले व्यक्ति जो कि फाइनेंशियली ठीक है उसको चुकानी पड़े। उदाहरण के लिए, साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारियां उसकी संपत्तियों से अधिक हैं, तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप से या सभी साझेदारों से संयुक्त रूप से अपना ऋण वसूल करने का अधिकारी होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने साझेदारी फर्म को 10 लाख रुपए दिए, अब 4 पार्टनर्स में से 3 नहीं चुका पा रहे हैं, तो चौथे पार्टनर से वो अकेला 10 लाख वसूल कर सकता है। सीमित साधन। साझेदारी व्यवसाय में वित्तीय साधन साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी और उनके ऋण लेने की क्षमता तक सीमित होते हैं। इसकी भी ये हानि है कि इसमें सीमित साधन, पूंजी रूपी जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, अर्थात प्रत्येक पार्टनर की ऋण लेने की क्षमता और उनकी पूंजी सीमित होती है। व्यवसाय के विस्तार के समय अगर साझेदारी फर्म का विस्तार करने की बात सामने आती है, विस्तार करना चाहते हैं, तो वित्तीय साधन अपर्याप्त पड़ने लगते हैं।